बोरगढ़ में शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर से चल के ये राम मंदिर, ये दूसरा जो पॉइंट हमने बनाया है, वहाँ ये मिलेंगे। प्रातःकाल वहाँ से 8 बजे चलने वाली है, राम मंदिर तक ऐसा अनुमान है 9 बजे तक आएगी। राम मंदिर में इकट्ठे हुए पंजाबी कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, मंडी एक्सटेंशन, शिवाजी नगर, ये सभी जगह के व्यक्ति वहाँ पहुँचने वाले हैं। वहाँ से मेरी यात्रा आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने के बाद जो उधर से चलेगी दादा भाई वाले मंदिर से, भारत माता मंदिर से, और एक शिव मंदिर और है सुंदरनगर में। 3 स्थानों पर एकत्र होंगे क्योंकि संख्या बड़ी है, संख्या लगभग इस तरह की 10 से 15 हज़ार ध्वजवाहक हमारे साथ धर्म ध्वजा लेकर चलने वाले हैं। तो ये रहने वाली है, तो इसलिए इन स्थानों को चिन्हित हमने किया है। वो सारे के सारे आने के बाद जब रामपुर रोड से ये जो वीर सिंह मार्केट का चौक है और इधर से यात्रा एक गंगा के प्रवाह की तरह वहाँ एकत्र आएंगी और उसके बाद आगे बढ़ेगी। तो ये जो अपना झंडा चौक है, यहाँ नारायण मंदिर है, और उधर भारत माता मंदिर, ये जो विश्व मानव हनुमान मंदिर जो अपने विश्व हिंदू परिषद का मंदिर है, वहाँ पर वो जो जितने भी पॉकेट्स के हैं वो सब लोग पहले वहाँ एकत्र होंगे, फिर वो उधर से मिलके झंडा चौक पर वो आएंगे। फिर झंडा चौक से यह कार्यक्रम का जो स्थल हमने जो तय किया है वो है अपना रामलीला मैदान, जहाँ पर कथा होने वाली है। महिलाओं के लिए क्या अलग से व्यवस्था की गई है? इसमें महिला पुरुष दोनों तरह के रहने वाले हैं। अभी सब अपने जगह से चाहे तो छोटी झांकी बनाकर ढोल वगैरह लेकर चलेंगे। वहाँ पहुँचने का वाहिनी अलग अलग करेंगे हम, वाहिनी रखकर जिसके अंदर कुछ महिलाओं की टुकड़ी होगी, कुछ पुरुषों की टुकड़ी होगी, इस प्रकार से हम उसको वर्गीकृत करके आगे लेकर जाने वाले हैं। और अंत में जाकर वहाँ पर वो जो धर्म ध्वजा हमने रखी है, आपको भी पता होगा कि नववर्ष आने वाला है, 9 तारीख को पहला दिवस है वर्ष प्रतिपदा का, तो अपने घर के अंदर धर्म ध्वजा लहरानी चाहिए। और जो 7 तारीख को हम ये यात्रा कर रहे हैं, इस पर जो धर्म ध्वजा उससे मिलेगी वो 1 तारीख को नववर्ष पर अपने घर पे लहराए, ऐसी हमारी अपेक्षा है, उनसे विनती रहेगी। और उसके बाद वहाँ प्रसाद होगा और उसके बाद कार्यक्रम का उस दिन का समापन हो जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी? द्वारा बोले सुरक्षा व्यवस्था क्या सुरक्षा व्यवस्था के संपर्क कर लिया प्रशासनिक रूप से, बाकी हम सक्षम हैं, अपने कई हम इस तरह की यात्रा निकाल चुके हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी आवश्यकता है। बाकी सबसे बात हो चुकी है। कथा की तैयारी कब से शुरू करोगे? कथा की तैयारी अगर देखा जाए मूर्त रूप में लगभग 1 वर्ष तो हो ही गया तैयारी करते करते, बाकी लगातार ये तैयारियां चल रही हैं और अब कुछ दिनों में वहाँ कथा स्थल के ऊपर टेंट लगना कारण हो जाएगा। जो यात्रा में जो शामिल होने वाले हैं उनके लिए ध्वजा या कोई और विशेष कोई चीज़ उनके लिए होगी या वो खुद अपने साथ लेकर आएंगे? हम घरों में, जैसा कि मनोज जी ने भी बताया था कि घर में हम निमंत्रण लेकर जाएंगे, तो हमने एक सहयोग राशि 50 रुपये की रखी है, उसका एक कार्ड बनवाया है, उसको देंगे। 50 रुपये की सहयोग राशि वाला जो कार्ड वो अपने साथ लेकर जाने वाला है, और वहाँ जहाँ मंदिर है, जहाँ मैंने ये मंदिर आपको बताए, वहाँ इसको चिन्हित जो जगह है वहाँ से वो कार्ड देकर वो एक ध्वजा ले सकते हैं। अच्छा, पिछली बार आप लोगों ने कुछ कलश लोगों के लिए फ्री रखी थी, प्रबंध किया गया है? मुझे लगता है जानकारी गलत है, पिछली बार भी फ्री कोई नहीं था, और कोई सहयोग कर दे उसका वो अलग बात है। मान लो किसी को कहा जी ये भी कलश उठा लेगा तो उसके पैसे उसने दे दिए, ऐसी व्यवस्था है। अगर किसी के पास प्रबंध नहीं हो पाता है, मान लिया कोई सामग्री का पैसे नहीं दे पाता है वो, और उसको यात्रा में शामिल होना है, तो उसके लिए क्या प्रबंध किया गया है? हमने जिस स्थान पे ऐसी जहाँ से यात्राएं निकलने वाली है वहाँ उनके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि हमें तो ये राशि जितनी हमने दी है वो मिलेगी, आप अपनी व्यवस्था प्रबंधन करने के इस राशि को कैसे देने वाले हैं, यानी बड़े सामर्थ्यशाली व्यक्ति इस राशि के सहयोग करके। 108 कुंड महायज्ञ के बारे में कुछ क्या जानकारियाँ हैं? 108 कुंडीय महायज्ञ जो होने वाला है वह उसका मंडप तैयार होगा। पिछली बार भी शायद आपने उसको देखा होगा, बांस के उससे बनने वाला है, उसका भव्य स्वरूप रहने वाला है। एक गाड़गिल जी अभी मनोज जी ने किया, एक तो सिद्धांत जो हैं वो पुत्र हैं और सच्चिदानंद जी उनके पिता हैं। यह दोनों बंधु यहाँ पर आकर दोनों मर्मज्ञ हैं, ऋग्वेद के कंठस्थ हैं इनको, और बड़े शाश्वत तरीके से इसको कराते हैं। तो वो इसमें रहने वाले हैं। एक प्रधान वेदी होगी जिसमें मुख्य यजमान बैठेंगे, बाकी 108 कुंडीय यज्ञ है। शुद्धता के लिए
जो गाय का गोबर गौमूत्र का एक चबूतरा बनाया जाएगा, 108 कुंड उसमें बनाए जाएंगे और वैदिक तरीके से जो शास्त्र शुद्ध होता है वो हम काम करने वाले हैं इसमें। तो उसके लिए करना क्या, तो जो पेड़ अपने आप को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, सूख जाते हैं, ऐसे पेड़ की लकड़ी, अरण्य, अरण्य का अर्थ होता है गौचारण के लिए जब गाय जाती है और वहाँ जो गोबर करती है वहाँ गोबर उठाया जाएगा कंडे के रूप में और वो इस में इस्तेमाल किया जाएगा शुद्ध। अभी उन्होंने बताया, आज हमारे यहाँ आए थे वो देखने के लिए, तो उन्होंने कई चीज़ें लिखवाई हैं, यानी औषधीय यज्ञ है ये, उसमें सारी औषधियाँ लिखवाई हैं जो उस हवन में पड़ने वाली हैं। और सबसे विशेष बात है कि हम इसमें जो घी इस्तेमाल करने वाले हैं वो शुद्ध गाय का घी इस्तेमाल होगा। ऐसा एक सुंदर भव्य दिव्य और पुष्टि से परिपूर्ण यज्ञ हम करने वाले हैं। तो ये जो औषधियाँ हैं वो जंगल से एकत्रित की जाएंगी या दुकानों से जो खरीदी जाएंगी? ये हम जंगल से तो नहीं एकत्र करेंगे, लेकिन हाँ ऐसे लोगों से हमने संपर्क किया है जो ऐसी लकड़ी लाएंगे। मैंने कुछ पेड़ चिन्हित किए स्वयं जाके, हम उनको बताएंगे, उनको वो लकड़ी लाएंगे। जी, कथा सुनने का समय क्या रहेगा, एक समय सारणी बता दीजिए। अभी भाई साहब बताएंगे। हाँ, वो एक बार जानकारी पूरी कथा श्रवण का समय शाम को 3 बजे से 6 बजे तक रहेगा और सत्संग टीवी पे इसका लाइव टेलीकास्ट रहेगा और संस्कार पे इसका स्पेशल टेलीकास्ट रहेगा जो अगले दिन से शुरू होगा। और कन्या पूजन को किस तरीके से, क्या कथा सुनते बीच में ही किया जाएगा या बाद में किया जाएगा? कन्या पूजन तो रामनवमी वाले दिन ही किया जाएगा। सुबह 11 बजे के करीब, 10 से 11 बजे के करीब का प्रोग्राम है। उसमें 5 से 10 साल तक की कन्याओं का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही कन्याओं को बुलाया जाएगा। कन्या पूजन में कितनी कन्याएं बुलाई जाएंगी? लगभग अभी इसका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन जैसे से श्री पता राम लगेगा। कथा के दौरान हम इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करेंगे या जब हम अपना कैलेंडर निमंत्रण देने घर घर जाएंगे उसमें हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। हमारा प्रयास होगा अधिक से अधिक कन्याओं का इसमें रजिस्ट्रेशन हो, हम अधिक से अधिक कन्याओं का पूजन कर सकें। बाध्यता नहीं है इसमें। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नीतीश जी आ रहे हैं, तो जैसे आपने बताया चक्रव्यूह की रचना की जाएगी यहाँ पे, तो रामायण के बीच में, राम कथा के बीच में चक्रव्यूह का जो रचना है वो तो महाभारत से जुड़ती हुई है, तो ये बीच में के जो एक रखा गया है, ये विशेष क्या है? देखिए इसमें क्या है, ये सभी हमारे धार्मिक प्राचीन सब प्रसंग हैं, रामायण महाभारत, इन्हीं की प्रवृत्ति से आज हम सब यहाँ पर हैं। चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, सभी हम हमारे जो ईस्ट हैं उनका अलग अलग ये सब मंचन रहा है। तो इसमें भी जैसे हम बोलते हैं कि भगवान विष्णु सबके एक है, भगवान एक है, अलग अलग उनके रूप हैं, चाहे वो रामायण में उनका चरित्र रहा हो चाहे महाभारत में उनका चरित्र रहा हो। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि जैसे कवि सम्मेलन जो 17 तारीख को आयोजित किया जाने वाला है, उसकी हमने थीम रखी है श्री रामचंद्र जी और समरसता। तो हमें उपस्थित श्रोताओं को अपने प्राचीन धर्म के बारे में, अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में सारा विषय बताना है, उनसे सीख हम सबको लेने का मौका मिले, ऐसा हमें वहाँ अवसर प्रदान करना है। तो क्या अरुण गोविल जी भी पधार रहे हैं इसमें? नहीं, अरुण गोविल जी अभी थोड़ा व्यस्त हैं, इस कारण से हमने संपर्क किया था उनसे कि किसी प्रकार अरुण गोविल जी का भी हमें थोड़ा समय मिल जाए। अरुण गोविल जी की पूर्व निर्धारित कुछ व्यस्तताएं हैं, इस कारण से अरुण गोविल जी इस आयोजन में अभी नहीं आ पा रहे हैं। हमारी जो कथा है वो है 9 तारीख से और 17 15 तक है। 16 तारीख को जो हमारी जो रहेगी वो चक्रव्यूह की रचना तो क्या चक्रव्यूह की नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उनका एक नाटक है चक्रव्यूह, वो करने वाले हैं। तो वो कथा के मध्य में नहीं है और ना ऐसे संपर्क है। नरेले के लोगों को, हम आप लोगों को सबको सब तरीके का वो दिखाया जाए, इस नाते से इसकी रचना करिए। कवि सम्मेलन में कितने कवि शामिल हो रहे हैं? कवि सम्मेलन में 6 कवि हैं, जिसमें पद्मश्री सुनील जोगी जी, इसमें रहने वाले राजेश शेषन जी, कमलेश शर्मा जी, गौरव चौहान जी जो आजकल टीवी में बड़े छाए हुए हैं, गौरी मिश्रा जी हैं और राधाकांत पांडे। ऐसे करके 6 कवि उसमें रहने वाले हैं। मनोज जी भाई साहब ने बता दिया, जो थीम है उसकी वो वही है राम और समरसता। तो भी राम के साथ समरसता जुड़ी हुई है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर सब पुत्र ही पारा, ऐसा हम गाते हैं और उसका प्रयास करते हैं। साथ ही इसमें एक अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है, 16 तारीख को
सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम सभी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष श्रीमान आलोक जी का सानिध्य हम सभी को प्राप्त होने जा रहा है। यह हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। सभी वयस्क कार्यकर्ता आज यहाँ पर उपस्थित हुए श्री राम कथा का सारा ये दिखाने के लिए एक तरह से आप यहाँ सामूहिक आज इकट्ठा हुए, तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हमारी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद। सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इसमें पुरानी टीम नई टीम ऐसा नहीं है। जैसा कि पिछली बार आयोजक जो है विश्व हिंदू परिषद नरेला जिला, तो इस बार जो ये आयोजन है भारतीय संस्कृति प्रचार समिति एवं प्रभु प्रेमी संघ, इनके तत्वाधान में उनके बैनर के नीचे किया जा रहा है। और साथ में जैसा कि अगर अभी आयोजन प्रारंभ होने के बाद आप देखेंगे, पुरानी टीम यानी कि अगर आप जिक्र कर रहे हैं जो गत वर्ष श्री राम कथा का आयोजन किया गया था दीदी मसादी रितम्बरा जी के श्रीमुख से, तो इस बार भी वो सभी कार्यकर्ता भी और अपितु पिछली श्री राम कथा के सफल आयोजन से प्रेरणा लेकर सैकड़ों नवीन कार्यकर्ता भी इस आयोजन में जुड़े हुए हैं। तो सभी कार्यकर्ता जो पिछले आयोजन में जुड़े हुए थे वो और उनके अलावा सैकड़ों नवीन कार्यकर्ता भी इस आयोजन में जुड़े हुए हैं। ऐसा ही है। चलिए।